मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज अपन देखेंगे गैल्वेनोमीटर और उसके बाद अपन गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो भी अपन गैल्वेनोमीटर की वर्किंग समझ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। तो भी मैं एक बार गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाता हूँ। तो अपन गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेते हैं जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड देती है। ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं और ये साउथ पोल मान लेते हैं। ये दोनों सिलेंड्रिकल रहते हैं। इसका रीज़न भी समझेंगे अपन इसमें सिलेंड्रिकल क्यों लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रहता है, एक सिलेंड्रिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोयल रहती है। सिलेंड्रिकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक सिलेंडर रहता है। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिलेंडर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फेरोमैग्नेटिक फील्ड को। इस जो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक ऐसे मान लो एक स्ट्राइप बनी रहती है। ये एल्यूमिनियम की रहती है, एक स्ट्राइप बनी रहती है, एक फ्रेम बना रहता है, एक फ्रेम बना रहता है इस फॉर्म में। ये एक फ्रेम बना रहता है, ये फ्रेम एल्यूमिनियम का रहता है, ये फ्रेम एल्यूमिनियम का रहता है। इस फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर, इस फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर को ऐसे लपेट देते हैं। ये जो डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, ये कॉपर वायर है। इस फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर को ऐसे लपेट देते हैं, तो ये कॉपर वायर की कोयल बन जाती है। ठीक है, कॉपर वायर की ये एक कोयल बन जाती है। तो अभी अपने देखा, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लिए, उसके अंदर एक सिलेंडर लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ। इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक फ्रेम रहता है, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम रहता है। इस फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर लगी रहती है, इस फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर लगी रहती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से सीधा जाने वाला वो अट्रैक्ट होकर इसके अंदर से गुजरता है, इसके अंदर से गुजरता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, ऐसे कर ये से मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहता है। फिर क्या है, ये जो अंदर जो सिलेंडर रहता है ऊपर, यहाँ पे एक टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। टर्मिनल से कनेक्ट रहने से पहले इसके चारों तरफ एक कोयल बना देते हैं, एक कोयल बना देते हैं। ये कोयल के जो डिफ्लेक्शन रहता है, जो इसके टॉर्क का डिफ्लेक्शन आता है, उसको मेजर करने के काम आती है। अपन इस टॉर्क के डिफ्लेक्शन को बाहर एक स्केल पे देख सकते हैं। इसको बेटर दिखे इसलिए कॉनकेव लेंस भी यहाँ पे लगा रहता है, बेटर कॉनकेव लेंस भी लगा रहता है। ये एक टर्मिनल मान लेते हैं अपन, T1 है। जो उसका नेक्स्ट सिरा है वो भी इसी टाइप के कोयल से कनेक्ट रहता है। अभी अपन मूविंग गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं, वर्किंग यही रहेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, मतलब अलग डिफरेंट टाइप के गैल्वेनोमीटर पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये रहेगा। ठीक है, नीचे भी ऐसे करके कोयल लगी रहती है और ये एक टर्मिनल T2 से कनेक्ट रहती है, एक टर्मिनल T2 से कनेक्ट रहती है। अब होगा क्या कि जब अपन टर्मिनल T1 T2 पे सप्लाई दे देंगे तो इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगी। ये जो कॉपर वायर्स रहेगी, इस कॉपर वायर्स में करंट फ्लो करने लग जाएगी। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके कारण ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ये अपन इससे पहले भी पढ़ चुके हैं मोटर वगैरह की वर्किंग में, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कोयल रहती है उसमें करंट फ्लो करता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ये अब रोटेट करेगी, इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करने से क्या, इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इधर बाहर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब जो सेम होता है वो सेम होता है, जो अपोज करता है, जो अपोजिट होता है वो अट्रैक्ट करता है। इसके कारण इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाए तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी। जब ये रोटेट करेगी तो ये वाले जो पॉइंट है, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो इन वाले पॉइंट पे भी एक फोर्स जनरेट होता रहेगा, इन दोनों पॉइंट पे भी एक फोर्स जनरेट होता है। मान लो ये स्प्रिंग है, अपन स्प्रिंग को ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। इन दोनों केस में ऐसे ही होगा। इसको बेटर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, और जैसे बचपन में अपन देखते थे, अपन धागे के बीच में एक गोल गोल चक्री लगा देते थे, फिर उसको रोटेट करते रहते थे। फिर जब अपन उसको छोड़ते थे तो वापस अपोजिट डायरेक्शन में घूमती थी, क्योंकि धागे में जो
धागे में जो एंटन आ जाती थी वो वापस खुलने की कोशिश करती थी, इससे वो वापस रोटेट करती थी। तो सेम चीज़ यहीं लगती है, इसको अपन ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ये जो कोयल ऐसे ऐसे घूमती है, जो ये सिलेंडर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा ऐसे ऐसे घूमता है। जब ये ऐसे ऐसे घूमता है तो यहाँ पे जो स्प्रिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगे उनमें एंटन शुरू हो जाती है। और जब अपन इस पर छोड़ेंगे, जब इस पर फोर्स नहीं लगेगा, छोड़ेंगे मतलब जब इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो वापस रोटेट करना शुरू कर देगी, वापस रोटेट करेगी। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि करंट फ्लो करने से एक तो फोर्स लग रहा है इस पे फोर्स उससे रोटेट कर रही है। इसके रोटेशन का ये जो कोयल्स हैं ये ऑब्जेक्शन कर रही है, क्योंकि करंट फ्लो से इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है, और इस टॉर्क के कारण ये स्प्रिंग एक डायरेक्शन में एंटन आ रही है, वो एंटन वापस खुलेगी। तो एंटन के कारण इसमें क्या एंटी टॉर्क भी पैदा हो रहा है। तो एंटी टॉर्क क्या इन दोनों कोयल के कारण पैदा हो रहा है, एंटी टॉर्क वो इन दोनों कोयल के कारण पैदा हो रहा है। और इसमें इस कोयल में जो टॉर्क पैदा हो रहा है वो बाहर जो करंट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण पैदा हो रहा है। इसको सिंपली आप घर पे देख सकते हो, आप कोई भी रबड़ लेना, उस रबड़ को एक डायरेक्शन में ऐसे बंट लगा देना, फिर छोड़ देना, तो बंट वापस खुलेंगे, वो बंट वापस खुलेंगे। सेम प्रिंसिपल ये यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे वो बंट लग रहे हैं और जब अपन फोर्स नहीं लगा तो वो बंट वापस खुलेंगे। ठीक है, तो एक तो टॉर्क हो गया, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसका जो फॉर्मूला रहता है टॉर्क का, वो रहता है NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। एन जो यहाँ पे है वो नंबर ऑफ कोयल्स है, एन जो यहाँ पे है वो नंबर ऑफ कोयल है, एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कोयल्स, नंबर ऑफ फ्रेम नहीं, नंबर ऑफ कोयल्स। जो इसके ऊपर अपना कॉपर वायर की डैश 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 में दिखा रही है, कॉपर वायर की जो इस पर लपेटी थी वो है नंबर ऑफ कोयल। ठीक है, एन नंबर ऑफ कोयल है। ए इन कोयल्स का जो परपेंडिकुलर एरिया है, मतलब सॉरी इन कोयल्स का ए इनका एरिया है, और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहती है। ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी इसका मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा एरिया और बी में जो एंगल है वो थीटा है, एरिया और बी में जो एंगल है वो थीटा है। इसको सिंपल ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक सिंपल ऐसे समझने के लिए अपने एक कोयल बना दी, एक कोयल बना दी, ये एक कोयल है अपनी, जो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट में दिखाई है वो कोयल अपनों ने यहाँ पे दिखा दी। ये उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, अपना एरिया ए होगा, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल है वो अपना थीटा है। टो इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब इस टो को मैक्सिमम करने के लिए, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। टो की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर अपना टारगेट ये रहता है कि अपना टो मैक्सिमम हो, मतलब थीटा अपना 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री कैसे हो अपन ये समझ लेते हैं। अपनों ने क्या लिया था, सिलेंड्रिकल लिया था, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स ली थी, उसके अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ था फेरोमैग्नेट का बना हुआ। ठीक है, अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हो, ये अपने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स है, इसके अंदर ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे अपना ये कोयल्स बनी हुई है, इसका अपन टॉप व्यू बना लेते हैं। इधर ये सिर्फ टॉप व्यू बन रहा है, मतलब जब आप सिलेंडर को ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा वो, ये एन है, ये एस है, ये टॉप व्यू में क्या है, इस सिलेंडर के ऊपर वाला गोला ही दिखाई देगा अपने को। ये गोला बना लिया, ये वो फ्रेम बना लिया, और इसके अंदर ये डैश डैश में अपनों ने कोयल दिखा दी। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ऐसे रहेगा, इधर से भी कुछ आ रहा होगा, इधर से भी कुछ आ रहा होगा, इधर से भी कुछ आ रहा होगा, इधर ऐसे जा रहा होगा। ठीक, ये ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो अपनी कोयल है, इन कोयल के पैरेलल में, बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरे सिलेंडर में से गुजर रहा है, पूरे सिलेंडर में से गुजर रहा है। पर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने इस कोयल के पैरेलल में है। ठीक, अब मान लो ये कोयल रोटेट कर रही है, ये कोयल रोटेट कर रही है, इसका डायग्राम मैं नीचे बनाता हूँ। ये मान लेते हैं अपनी ये कोयल रोटेट कर रही है, इसका डायग्राम एक बार नीचे बना देता हूँ मैं।
ये कोयल ऐसी थी, रोटेट करके मान लो ऐसी हो गई, कोयल रोटेट करके ऐसी होगी, ठीक। ये कोयल से तो इस टाइम भी क्या, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होगा, जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके पैरेलल है। तो अपन ये देख रहे हैं कि इस कोयल के पैरेलल हमें से एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है अपने को, इस कोयल के पैरेलल हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि ये अपने के सिलेंडर है, सिलेंडर है तो ऐसे ऐसे अपने मैग्नेटिक फील्ड की रेज पे मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, तो इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने को हमेशा इस कोयल के पैरेलल में एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इस कोयल के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड है, इस कोयल का एरिया जो रहेगा, इस कोयल का एरिया जो रहेगा वो अंदर की साइड में से होगा, और उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस कोयल का, जैसे ये कोयल थी, इसका एरिया वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस फ्रेम को एक प्रकार से यहाँ ऊपर, इसका टॉप भी उसके ऊपर रख के देखोगे तो ये कोयल क्या है, कॉपी के अंदर की तरफ जा रही होगी, और उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और ये इसका बी है। तो अपन ये इससे देख सकते हैं ए और बी में हमेशा 90 डिग्री का एंगल। तो जो अपनों ने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो उसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल लेते हैं, और उसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बी और ए हमेशा 90 डिग्री हो। इस 90 डिग्री होने का पर्पज़ ये है, एक तो अपना टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, दूसरा टॉर्क सिर्फ आई पे ही डिपेंड करता है, टॉर्क सिर्फ आई पे ही, मतलब आई वेरी करने से टॉर्क वेरी हो रहा है, आई वेरी करने से टॉर्क वेरी हो रहा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का अपना पर्पज़ भी यही रहता है, अपने गैल्वेनोमीटर का पर्पज़ ये रहता है, गैल्वेनोमीटर से अपने को करंट मेजर करनी रहती है, करंट मेजर करते हैं, करंट डिटेक्ट करते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। डिटेक्ट करते हैं इसलिए, ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है मिली एम्पियर में ही करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ऐसे एम्पियर में करंट मेजर नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपन ऐसे बोलते हैं कि बहुत कम अमाउंट की करंट मेजर करता है, इसलिए अपन बोलते हैं करंट डिटेक्ट करता है, करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से रखने से क्या होगा, टो जो है डायरेक्टली आई पे डिपेंड हो गया। एन, जब अपन इस इक्विपमेंट को बनाएंगे तो नंबर ऑफ कोयल, जो नंबर ऑफ कोयल है वो फिक्स हो जाएगी, एन फिक्स हो जाएगा, उनका एरिया फिक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी फिक्स हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर बनने के बाद ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएगी, सिर्फ आई वेरी करेगी अपनी। आई अपन क्या, ये इस पे टर्मिनल पे बाहर से दे रहे हैं, और आई पे ही अपना टो वेरिएशन करेगा, आई पे अपना टो वेरिएशन करेगा। तो अपनी करंट मेजर कर रहे हैं, तो इस टॉर्क को अगर अपन मेजर कर लें तो अपनी करंट मेजर हो जाएगी, ठीक है। ये अपना टो का फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, गैल्वेनोमीटर में जब ये कोयल मूव करेगी, इस पे टॉर्क रहेगा, इस टॉर्क के कारण ये जो है, ये दो जो अपनों ने कोयल ऊपर लगाई है, इसमें भी एंटन के कारण एक एंटी टॉर्क पैदा होगा, इसमें एंटन के कारण एक एंटी टॉर्क पैदा होगा। वो टॉर्क क्या रहता है, सी इंटू फाई के एक एंगल है, जितना ये रोटेट करती है, जिसका रोटेशन एंगल है, फाई क्या है, इनका रोटेशन एंगल है, रोटेशन एंगल है, जितना ये रोटेट करती है उसका एंगल क्या है, फाई है, रोटेशन एंगल है। ये एंटी टॉर्क है, ये क्या है, एंटी टॉर्क है, मतलब टॉर्क के अपोजिट में लगने वाला टॉर्क है, एंटी टॉर्क, ठीक है। अपन आगे देखते हैं, ये मेरे ख्याल से बेसिक डायग्राम और ये चीज़ें क्लियर होगी अभी अपने को, अभी अपने इसको आगे देखते हैं, ठीक है। अपनों ने पीछे देखा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एन आई ए बी, ठीक है। साइन थीटा को उन्होंने थीटा 90 ले लिया था, तो साइन थीटा 1 हो गया था, ये टॉर्क का था। और एंटी टॉर्क क्या था अपना, सी इंटू फाई। ये सी जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इससे अपन लिख सकते हैं कि सी फाई, इन दोनों इक्वेशन सी फाई इक्वल टू एन आई ए बी। तो आई क्या हो गया, सी फाई डिवाइडेड बाय एन इंटू ए बी। आई क्या हो गया, सी फाई डिवाइडेड बाय एन इंटू ए बी, ठीक है। ये याद कर लेना आप, ये इजी है याद करना, ठीक है। सी इक्वल आई इक्वल टू सी फाई एन इंटू ए बी, ये सब फिक्स रहता है। ये सब एक बार गैल्वेनोमीटर रेडी होने के बाद ये सब फिक्स हो जाएगा। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू फाई, आई प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, जो जैसे जैसे अपन करंट चेंज करेंगे वैसे वैसे अपना टॉर्क चेंज हो रहा है, मतलब सॉरी रोटेशन एंगल चेंज हो रहा है। और ये रोटेशन एंगल है,
ये कि ये जो कोयल लगी रहती है इस पर एक इंडिकेटर लगा रहता है, इससे अपन यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, इस पर मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे इनका स्केल लगा रहता है, स्केल को पहले कैलिबर कर लिया जाता है। तो ये जैसे जैसे वेरी करता रहता है वैसे वैसे अपने को इधर डिफ्लेक्शन मिलता रहता है, तो अपन को रीडिंग मिलती रहती है कि ये कितना रोटेट कर गया। उस रोटेट की वजह से यहाँ पे रीडिंग आती रहती है। तो अपन देख लेते हैं कि अपनी करंट कितनी फ़्लो कर रही है, अपनी करंट इससे कितनी फ़्लो कर रही है। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है, उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा इसमें अपन करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है, जितना ये टॉर्क सहन कर सकता है अपन उतनी ही इसमें करंट मैक्सिमम फ्लो कराते हैं, उतनी ही इसमें मैक्सिमम करंट अपन फ्लो कराते हैं। ठीक, तो ये समझ आया होगा। टॉर्क के अपोजिट एंटी टॉर्क पैदा हुआ, उन दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो करंट आई जो है गैलोमीटर में, करंट आई डायरेक्ट उसके रोटेशन के बराबर होगी, और ये रोटेशन बाहर अपन स्केल में ले लेते हैं। ठीक है, गैलोमीटर की बेसिक वर्किंग होगी। गैलोमीटर क्या काम आता है? गैलोमीटर काम आता है अपने करंट मेजर करने में या करंट डिटेक्ट करने में। ये मिली एम्पियर में करंट डिटेक्ट करता है। अब इसकी सेंसिटिविटी समझ लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी, करंट, तो अपन इसकी भी करंट सेंसिटिविटी को समझ लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी को, ठीक, करंट सेंसिटिविटी अपना क्या होता है? फाई डिवाइडेड बाई आई। जो भी कोई भी मेजर करने के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं उनको अपना हमेशा टारगेट रहता है स्मॉल से स्मॉल, छोटी से छोटी आई की वैल्यू के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो, छोटी से छोटी आई वैल्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तभी तो अपन उस चीज़ की सही वैल्यू मेजर कर पाएंगे। ठीक, तो ये होती है अपना करंट सेंसिटिविटी। इसको अगर अपन, जो अपना आई का फॉर्मूला था, इससे अगर अपन देखें तो ये क्या बन जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से एन, ये क्या बन जाएगा? एन ए बी डिवाइडेड बाई सी, एन ए बी डिवाइडेड बाई सी। तो अपन को ज़्यादा सेंसिटिव गैलोमीटर बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसके नंबर ऑफ़ कोयल बढ़ा सकते हैं, उस कोयल का एरिया बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, और जिस मटेरियल की अपन ने ये कोयल्स ली थी, जिस मटेरियल कोयल्स ली थी उसका ये मटेरियल कांस्टेंट जो है ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, बाकी ये सब ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इससे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी होगी। अब अपन देखते हैं इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा? डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, जो चीज़ मेजर करनी है वो नीचे आएगी। अपन चाहेंगे छोटी छोटी वैल्यू के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, तो सेंसिटिविटी उसकी अच्छी हो, ज़्यादा सेंसिटिविटी हो। ठीक है, वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अगर इस वाली चीज़ से देखें, एन ए बी सी इंटू आर। ऊपर जो चीज़ें वो बढ़नी चाहिए, नीचे जो चीज़ें वो घटनी चाहिए, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। इसके बेस पे यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर अपन नंबर ऑफ एन है, क्वेश्चन ये बनता है कि कोयल के एन को इंक्रीज़ कर देते हैं, कोयल को एन से, कोयल के जो नंबर थे उनको एन से 2n कर देते हैं, तो जो करंट सेंसिटिविटी है, जो करंट सेंसिटिविटी है अपनी, वो तो बाई 2 इंक्रीज़ हो जाएगी, 2 से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, पर वोल्टेज के केस में क्या होगा? ये जैसे जैसे एन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आर भी इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे वोल्टेज के केस में क्या होगा? वैसे वैसे आर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आर क्या अपना रो एल बाई ए, रो एल बाई एल क्या लेंथ है। तो जितने ज़्यादा उस पर फेरे लगेंगे, जितने ज़्यादा उस पर चक्कर फेरे लगेंगे, जितने ज़्यादा चक्कर लगेंगे उतनी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, उतनी ही उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इक्वल अमाउंट में लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो अपना रेजिस्टेंस भी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस के आर से 2r हो जाएगा वोल्टेज के केस में, वोल्टेज सेंसिटिविटी केस। ठीक है, लेंथ क्या है? रेजिस्टेंस आर से 2r हो गया। ये नंबर ऑफ़ कोयल्स, नंबर ऑफ़ कोयल के नंबर ऑफ़ फेरे इंक्रीज़ करने पे, उसमें नंबर ऑफ़ कोयल्स बढ़ाने पे ये 2r हो गया, ये 2r हो गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या, ये फिक्स रही, वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है कि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी में आर भी इफेक्टिव में आ जाता है। तो करंट सेंसिटिव जैसे जितने नंबर ऑफ़ कोयल बढ़ा रहे थे उस हिसाब से
अपनी करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही थी, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये आर भी अपना पिक्चर में आ जाता है। ठीक, करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ कॉइल पे डायरेक्ट बढ़ रही थी, प्रोपोर्शनल थी, पर इसमें क्या ये आर भी पिक्चर में आ जाता है, तो नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाने पे लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है तो अपना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये करंट सेंसिटिव, वोल्टेज सेंसिटिव, ये अपना गैल्वेनोमीटर की बेसिक वर्किंग देख ली अपनों ने सब। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अपना करंट मेजर करने के काम में आता है किसी भी सर्किट में। अभी अपन देखते हैं, अभी पीछे गैल्वेनोमीटर देख लिया। ठीक, गैल्वेनोमीटर अपना करंट डिटेक्ट करने का काम आता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वो मेजर कर पाता है। ठीक, अपना जो नॉर्मल जनरल पर्पज़ में अपन जो करंट मेजर करनी रहती है वो मिली एम्पियर से थोड़ी ज़्यादा मेजर करनी रहती है, अपने को एम्पियर में करंट चाहिए। और वोल्टेज का भी ये केस रहता है, अपने को वोल्टेज भी थोड़ी एक अच्छे अमाउंट में चाहिए। तो अभी अपन इस गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी गैल्वेनोमीटर को अपन वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं वो देख लेते हैं पहले। अभी अपन एमीटर देख लेते हैं कि इससे अपन एमीटर कैसे बनाते हैं। ठीक, एमीटर क्या है, किसी भी सर्किट के करंट मेजर करता है। ये क्या करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। तो करंट मेजर करने के लिए कोई भी डिवाइस किस में लगेगी, उसके सीरीज़ में लगेगी। करंट मेजर करने के लिए ये मान लो अपना मीटर है तो इसके सीरीज़ में लगेगा। ठीक, इस सर्किट में रेजिस्टेंस वो करंट मेजर करनी थी, ये रेजिस्टेंस आर है, तो एमीटर क्या है सीरीज़ में लगेगा। सीरीज़ में क्यों लगेगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होती है, सीरीज़ में ही करंट सेम होती है और इस सर्किट इस ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट अपने को मेजर करनी है। तो अपन जहाँ करंट सेम रहती है वहीं तो इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये करंट मेजर करेगा। इसको अगर पैरेलल में जोड़ दें करंट डिवाइड हो जाएगी, तो इस ब्रांच में फ़्लो करने वाली एग्जैक्ट करंट अपने को पता नहीं चलेगी। तो एग्जैक्ट करंट पता करनी है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको एमीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। एमीटर को सर्किट में जिस भी ब्रांच में करंट मेजर करनी है वहाँ अपन सीरीज़ में लगाते हैं, एमीटर को उस ब्रांच में सीरीज़ में लगाते हैं, ये सीरीज़ कनेक्शन होता है। ठीक है, अब एमीटर को अपनों ने सीरीज़ में लगा दिया, तो सीरीज़ में अपने को पता है कि ये रेजिस्टेंस आर है। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस R1 हुआ, ये V है। ठीक है, तो पहले करंट क्या बह रही थी जब एमीटर नहीं लगा होता, जब एमीटर नहीं लगा होता करंट I क्या थी, V डिवाइडेड बाय R, जब एमीटर नहीं था। ठीक है, जब एमीटर कनेक्ट नहीं था। अब जब एमीटर कनेक्ट हो गया तो I की वैल्यू क्या होगी, V डिवाइडेड बाय R प्लस R1। V डिवाइडेड बाय R प्लस R1 क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। व्हेन एमीटर इज कनेक्टेड, यहाँ पे क्या नोट कनेक्टेड, यहाँ पे क्या कनेक्टर, तो आई की वैल्यू कम हो गई। अगर ये एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये मेजर करने वाली करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये जो करंट अपने को मेजर करके देगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो अपने एमीटर सीरीज़ में लगाने से ये करंट इफेक्ट हो रही है और करंट मेजर करनी है, इसलिए एमीटर को अपन सीरीज़ में लगा सकते हैं। तो अपना क्या टारगेट होना चाहिए, ये जो अपना रेजिस्टेंस है आर, ये जो अपना रेजिस्टेंस है आर वो कम से कम होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस जो आर अपना कम से कम होना चाहिए। ठीक, और रेजिस्टेंस R1, जो रेजिस्टेंस R1 एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। आइडियली तो इसको जीरो माना गया। एमीटर का रेजिस्टेंस इन आइडियल केस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अपना मीटर रेजिस्टेंस कम से कम होने के लिए क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन एमीटर बना रहे गैल्वेनोमीटर से, एमीटर बना रहे हैं अपन गैल्वेनोमीटर से, ये अपना गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल में इसका रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में छोटे से छोटा रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, संट बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करंट आई यहाँ से आएगी, जहाँ जो कम वैल्यू का होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर जाएगी, इधर I1 मान लेते हैं, इधर I2 मान लेते हैं, करंट आई।
तो अमीटर बनाने के लिए अपनों ने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड किया। उसका कारण क्या है, ताकि अपना अमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, पैरेलल में अपनों ने इससे पहले पढ़ा है। अगर पैरेलल में अपने दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो रहती है वो इनमें से जो मिनिमम रेजिस्टेंस रहता है उससे भी कम रहती है। इनमें से जो मिनिमम रेजिस्टेंस रहता है उससे कम रहती है। तो यहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस क्या है, शंट, ये जो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी जो इस रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते टाइम अपन रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाते हैं और उसकी वैल्यू अपन बहुत ही कम रखते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ही कम रखते हैं। ठीक है, ताकि अपना आइडियल केस लगभग आइडियल केस बन जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने से क्या होगा, उसकी जो करंट आई होगी, करंट आई पे एमीटर के रेजिस्टेंस का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन को लगभग एक्चुअल करंट मेजर हो जाएगी। ठीक है, अपने को लगभग एक्चुअल करंट मेजर हो जाएगी। और अपन गैल्वेनोमीटर में देख चुके थे, गैल्वेनोमीटर में जितनी करंट फ्लो करती है वो उतना ही डिफ्लेक्शन करता है। तो यहाँ से अपने पास क्या है, मान लो 10 एम्पियर आ रही थी, यहाँ से मानते हैं 10 एम्पियर आ रही थी। गैल्वेनोमीटर में इन दोनों, इधर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो इधर मान लेते हैं, इधर गई अपनी 10 मिली एम्पियर, इधर चलेगी अपनी 990 मिली एम्पियर। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर जो रिफ्लेक्शन देगा 10 मिली एम्पियर के हिसाब से देगा। गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर के हिसाब से रिफ्लेक्शन देगा। और एक्चुअल में इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 10 एम्पियर। ठीक है, तो अपन जब देखेंगे 10 मिली एम्पियर के हिसाब से रिफ्लेक्शन दे रहा होगा, तो जब ये दे रहा होगा तो अपन समझ जाएंगे कि इसमें एक्चुअल में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, बाकी करंट क्या है, शंट के थ्रू इधर आ गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की रेंज भी इम्प्रूव हो गई। अपन देख रहे थे गैल्वेनोमीटर पहले क्या है, मिली एम्पियर में ही मेजर करके दे रहा था, पर एक्चुअल में उन्हें करंट एम्पियर में मेजर करनी रहती है। तो अब गैल्वेनोमीटर में एम्पियर में तो करंट फ्लो नहीं करा सकते, गैल्वेनोमीटर में एम्पियर में करंट फ्लो नहीं करा सकते। तो क्या हुआ, उस एमीटर बनाने के लिए अपनों ने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, शंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। उसकी वैल्यू बहुत ही कम है तो ज़्यादातर करंट क्या करेगी, शंट में से फ्लो करेगी। ज़्यादातर करंट शंट में से फ्लो करेगी, गैल्वेनोमीटर में से कम करंट फ्लो करेगी। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगी उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को तो करंट कम गई, पर एक्चुअल में अपने को पता है जब ये अपना जो एमीटर बनेगा पूरा, ये जो पूरा एमीटर बनेगा, ठीक है, इसका स्केल इसके हिसाब से काम कर लेगा, इसका स्केल, ये स्केल इसके हिसाब से काम कर जाएगा। ठीक है, तो अपन अभी मेजर कर पा रहे हैं इसे 10 एम्पियर करंट मेजर कर पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में, जबकि मिली एम्पियर में करंट जा रही है। ठीक, ये समझ गए हो आप, गैल्वेनोमीटर में तो करंट कम ही गई है, बाकी करंट क्या हुआ है, शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो गई है। तो गैल्वेनोमीटर में तो कोई इशू नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर के जो इक्विपमेंट है वो सही काम करें, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। पर अपनी करंट क्या भी 10 एम्पियर मेजर होगी, करंट 10 एम्पियर मेजर होगी। इसी हिसाब से उसको और स्केल कर लेते हैं, जिस हिसाब से अपने करंट चाहिए उस हिसाब से शंट रेजिस्टेंस की इधर वैल्यू अपन लगा देते हैं। ठीक है, वैसे उसी हिसाब से मतलब जो गैल्वेनोमीटर बनेगा उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फिक्स होगा कि मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है। फिर अपने को जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, अपने ये गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर मैक्स करंट मेजर कर सकता है। ये गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर मैक्स करंट मेजर 10 मिली एम्पियर सॉरी, अपने को कराना है 10 एम्पियर करंट मेजर करानी है, अपने को 10 एम्पियर करंट मेजर करानी। तो अपने को उसी हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसमें से 900 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर जाए, 900 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर जाए। तो अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू के इन करंट के बेस पे निकाल लेंगे और इसके पैरेलल में उतना रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, तो ये मीटर बन गया अपना। ठीक है, मीटर में अपने क्या देखा, एक तो अमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, अमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अपनों ने सीरीज़ में लगा रखा है। और अमीटर का रेजिस्टेंस अपने को कम रखना होता है, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये करंट मेजर कर रहा है और सीरीज़ में करंट सेम फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि अपने करंट को डिवाइड नहीं करना है। और दूसरा है अपना मीटर का रेजिस्टेंस कम रखना है, मीटर रेजिस्टेंस कम इसलिए रखना है ताकि ये करंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं दे, क्योंकि मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, इसकी करंट की वैल्यू इफेक्ट दे रहा है, इसलिए अपन इसको कम रखना है। इसको कम रखने के लिए अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं।
और पैरेलल में अपने को पता ही है जितनी वैल्यू कम होती है उससे भी कम वैल्यू होती है आर इक्विवेलेंट की। तो ये अपना गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन गया। खाली गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देना है, उससे अपना गैल्वेनोमीटर बन गया। और जिस रेंज का चाहिए अपने को उसके हिसाब से अपन उसको स्केल कर लेते हैं। स्केल का मतलब ये होता है जैसे उसका ये स्केल है गैल्वेनोमीटर का। आप अपने लैब में गैल्वेनोमीटर देखोगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में मूव करता है। ठीक है, मान लो इधर वाली साइड पॉजिटिव है, इधर वाली साइड नेगेटिव, वो दोनों में मूव इसलिए करता है कि अपन जो यहाँ पे अपनों ने वर्किंग देखी थी उसमें करंट मान लो इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, तो इस पर जो इसके चारों तरफ करंट फ्लो करेगी उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो उसके कारण फोर्स लगेगा। जब अपन करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मान लो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन रहती है। जैसे मान लो कि अभी ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन बन गई, तो इस पे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो इसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, तो जैसे ऐसे रोटेट कर रही थी तो ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर का ये जो स्केल है अपना, तो अपन करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इधर होने लग जाएगा, एक बार चेंज कर देंगे तो इधर फ्लो करने लग जाएगा। तो जब ये स्केल बनाते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब एक यूनिट वेरी करेगा, उसमें इसकी कितनी वैल्यू होगी ये फिक्स रहता है, इसी के हिसाब से कैलिबर करते हैं। उतना ही वेरिएशन करेंगे तब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, अगर 2 पॉइंट एक साथ मूव कर रहे हैं तो वो इसके एक साथ वैल्यू दी गई, मान लो 1 एम्पियर दी गई तो यहाँ मूव करेगा, 1 एम्पियर पे 2 एम्पियर की तो यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो ये स्केलिंग करते हैं उसमें फिक्स करते हैं, तो टोटल कितना मेजर कर सकते हैं इस पॉइंट तक वो भी फिक्स रहता है। मान लो जब इक्विपमेंट बनाया तो ये 50 मिली एम्पियर तक मेजर कर पा रहा है, तो ये 50 मिली एम्पियर तक फुल डिफ्लेक्शन दे देगा। उसके बाद अपनी उसे ज़्यादा मेजर करनी है तो इसके सीरीज़ में या एमीटर के रूप में काम कर रहे हैं तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के अपन इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, स्केल पे डिफ्लेक्शन रहता है, एमीटर का स्केल पे डिफ्लेक्शन रहता है। अभी अपन एमीटर देखा, वैसे ही अभी अपन वोल्ट मीटर देखते हैं। अभी अपन एमीटर देखा, अभी वोल्ट मीटर देखते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है। वोल्ट मीटर का क्या काम है, वोल्टेज मेजर करना। वोल्टेज मेजर करना, और वोल्टेज किस केस में सेम रहता है, पैरेलल में। वोल्टेज क्या रहता है, पैरेलल में सेम रहता है। इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज इज सेम। तो वोल्टेज किस केस में, पैरेलल के केस में सेम रहता है। तो किसी भी सर्किट में अगर अपने को वोल्टेज मेजर करना है, ये मान लो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने वोल्टेज मेजर करना है, तो अपन वोल्ट मीटर क्या लगाएंगे, पैरेलल में। जो चीज़ सेम रहती है वहीं लगाएंगे। जैसे अपनों ने मीटर लगाया था सीरीज़ में, क्योंकि करंट क्या सीरीज़ में सेम रहती है। वोल्टेज क्या है, पैरेलल में सेम रहती है। अपन वोल्ट मीटर किस में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए, इस रेजिस्टेंस आर का वोल्टेज मेजर करने के लिए। अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो करंट आई आती है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। तो अपने को पता है कि इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इस रेजिस्टेंस पे, V = I × R। अगर ये वोल्ट मीटर नहीं लगा हो तो A और B पॉइंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्ट मीटर इज नॉट देयर, वोल्ट मीटर इज नॉट कनेक्टेड। वोल्ट मीटर इज नॉट कनेक्टेड, ये केस हो गया। ठीक है, अब जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R × R1 बटा R + R1। R इक्विवेलेंट जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो A और B के बीच में क्या होगा,
आई इंटू आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, आर इंटू R1 R प्लस R1। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो इन दोनों सिरों पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। उन दोनों सिरों पे वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ये इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो करंट आई यहाँ आ रही थी वो रेजिस्टेंस वाले में, रेजिस्टेंस में मान लो I1 गई और वोल्ट मीटर में I2 गई। वोल्ट मीटर में करंट चली जाती है, वोल्ट मीटर में जब करंट चली जाती है तो इसमें थोड़ी रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू कम हो जाती है, इसमें करंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कम हो जाता है। तो अपना ये टारगेट रहेगा वोल्ट मीटर के केस में कि अपना इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें से जाए। करंट उस पाथ में से ज़्यादा जाती है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, और अपना टारगेट भी यही है क्योंकि अपने को इसका वोल्टेज मेजर करना है। इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, अगर अपनी करंट जो है वोल्ट मीटर के कारण इफेक्ट हो गई तो अपन यहाँ पे एक्चुअल वोल्टेज जो है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली समझने के लिए। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया अपनों ने। ये रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी 10 ओम ही मान लेते हैं एक बार समझने के लिए। ठीक है, 10 एम्पियर में से क्या हुआ, 2 एम्पियर वोल्ट मीटर में से चली गई, 8 एम्पियर इसमें से चली गई। तो अपना जो वोल्टेज आया वो आया 10 इंटू 8, 80 वोल्ट। ठीक है, अगर इसमें से ये वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं होता, अभी तो वोल्ट मीटर कनेक्ट है, जब वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट नहीं होता तो इसमें से 10 एम्पियर आती, ये रेजिस्टेंस है अपना 10 ओम, तो यहाँ पे एक्चुअली वोल्टेज क्या होता है 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 वोल्ट। जब वोल्ट मीटर नहीं है तो 100 वोल्ट है, वोल्ट मीटर आ गया तो 80 वोल्ट है, तो ये रीडिंग तो सही नहीं है अपनी। ठीक है, तो अपना ये टारगेट रहेगा कि वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो करे वो कम से कम फ्लो करे, वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो करे वो कम से कम फ्लो करे। और कम से कम करंट फ्लो कराने के लिए अपन क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, मीटर में जो रेजिस्टेंस रखा था वो अपने कम से कम रखा था मीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि वो सीरीज़ में था, ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो अपन यहाँ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, मीटर ज़्यादा रखेंगे ताकि इसमें से कम करंट फ्लो और ज़्यादा करंट इधर फ्लो हो जाए। तो अब मीटर अपने को वोल्ट मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस रखना है, तो वोल्ट गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर रहेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है तो अपन क्या है इसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज़ में ऐड होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज़ में ऐड होती है। ये अपना वोल्ट मीटर बन गया, ये अपना वोल्ट मीटर बन गया, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक प्रकार से इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इसमें करंट जीरो फ्लो करेगी। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे भैया अपन। गैल्वेनोमीटर में देखो वोल्ट, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज़ में। एक बार मैं इसको चलो इसी पे लिख देता हूँ, आपको याद है। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो रेजिस्टेंस किसमें है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी इंक्रीज, और इसकी इंक्रीज़ करने का मेन मकसद क्या है, ताकि वोल्ट मीटर से करंट कम से कम फ्लो करे और एक्चुअल जितनी करंट रेजिस्टेंस में पहले फ्लो करी थी उतनी ही फ्लो करे, ताकि अपने को सही वोल्टेज मिले। ठीक, ये कंसेप्ट समझ आया होगा। एक बार मैं मीटर और इसको वोल्ट मीटर को दोबारा कंपेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखो अमीटर से करंट मेजर करनी थी, ठीक है, वोल्ट मीटर मीटर से करंट मेजर करनी थी और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करना था। अब करंट किस में सेम रहती है, सीरीज़ में,
इसलिए एमीटर लगाया सीरीज़ में, ठीक है, इसलिए एमीटर लगाया अपनों ने सीरीज़ में, ठीक है। और वोल्ट मीटर से क्या है, वोल्टेज मेजर करना था। वोल्टेज किस में सेम रहता है, पैरेलल में, इसलिए जो भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करना उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा। ये कंसेप्ट समझ आया अपने को कि वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, पैरेलल में, और एमीटर सीरीज़ में लगेगा, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने हैं। वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं। जब अपने को गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो अपन क्या करेंगे, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम रखेंगे, ठीक है। इसका कारण ये है कि अपने को एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करना है, एमीटर रेजिस्टेंस कम से कम करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी पैरेलल में उस रेजिस्टेंस से भी कम होती है जो उसमें सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। रीजन है एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करना है। अब वोल्ट मीटर में अपना क्या टारगेट है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपने को, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाया, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने को बेसिक कंसेप्ट समझ आया, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या नाम सर्किट के सीरीज़ में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर और एमीटर कैसे बनेगा, ठीक है। इसी क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, अब फिर अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे इसके।